नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में मोड के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मोड के बारे में पढ़ा था। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मोड का सामान्य इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लेते हैं कि उसका बॉटनिकल नेम क्या था, उसका कुल क्या था, उसकी उत्पत्ति स्थान क्या थी। तो मोड का जो बॉटनिकल नेम था, मोड का बॉटनिकल नेम विग्ना एक्टिनिफोलिया था। और उसके कुल की बात करें तो मोड का कुल फेबेसिया लेग्यूमिनेसी है। तो दलहनी सभी फसलों का जो कि कुल है वो फेबेसिया लेग्यूमिनेसी होता है। और जो अपने मोड का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान भारत था। आज हम चौला के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चौला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको ये बीज दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? चौला के हैं। किसके हैं? चौला। किसके हैं? चौला के हैं। तो आज हम देखेंगे कि चौला को किस किस नाम से भी जाना जाता है। तो चौला को लोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबिया। लोबिया। तो आपको ये याद रखना है कि चौला को ही लोबिया कहते हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए चौला नहीं लिखकर उसमें लिख देगा कि लोबिया की फसल का संपूर्ण प्रोडक्शन की संपूर्ण प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको ये याद भी रखना है कि चौला को लोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबिया भी कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउपी। क्या कहते हैं? काउपी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउपी भी कहते हैं। अब इसके बॉटनिकल नेम की बात करें, अपने जो चौला या लोबिया या काउपी इनमें से तीनों में से कोई भी नाम दे दें और उसका बॉटनिकल नेम पूछें, चौला का बॉटनिकल नेम पूछें, तो चौला का बॉटनिकल नेम होता है विग्ना एगुइकुलाटा होता है। क्या है? विग्ना एगुइकुलाटा। चौला का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो विग्ना एगुइकुलाटा है। और उसका एक वानस्पतिक नाम और है। क्या है? विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस। तो आपका न्यू टाइम में क्वेश्चन आएगा तो उसका बॉटनिकल नेम या तो विग्ना एगुइकुलाटा होगा या विग्ना साइनेंसिस होगा। अगर आपको विग्ना एगुइकुलाटा याद होगा और एग्जामिनर ने आपको विग्ना साइनेंसिस दे दिया तो आप ऑप्शन को सही राइट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। तो जो आपकी चौला है, चौला के बॉटनिकल नेम की बात करें तो विग्ना एगुइकुलाटा या विग्ना साइनेंसिस है। इसके कुल की बात करें, इसके परिवार की बात करें कि जो चौला है वो किस परिवार का पौधा है। चौला किस परिवार का पौधा है? इसके कुल की बात करें तो इसका कुल है फेबेसी। क्या है? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। फेबेसी को ही लेग्यूमिनेसी भी कहा जाता है। तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भी या तो फेबेसी दे देगा या लेग्यूमिनेसी दे देगा। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में हम देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। जो आपके चौला है, चौला का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो चौला का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है। मतलब जो चौला है, चौला में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है उसकी देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो चौला में प्रोटीन 23% पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 23% प्रोटीन पाई जाती है। चौला के दाने हैं उसमें 23% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं परागण। क्या देखते हैं? परागण। चौला की फसल के लिए कौन सा परागण होता है? तो इसमें स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण।
चौला की फसल में कौन सा परागण होता है? सौ परागण होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, चौला को वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। क्या है? वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। आगे ये न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि वेजिटेबल मीट किस फसल को कहते हैं, कि वेजिटेबल मीट किस फसल को कहते हैं? तो वेजिटेबल मीट चौला को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? चौला को कहते हैं। उसके बाद में इसके पुष्पक्रम की बात करें तो चौला में पुष्पक्रम किस प्रकार का पाया जाता है? तो चौला में जो पुष्पक्रम है, चौला में पुष्पक्रम रेशम प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? रेशम प्रकार का होता है। जो चौला में पुष्पक्रम होता है वो रेशम प्रकार का होता है। इसमें अंकुरण की बात करें, चौला में अंकुरण की बात करें तो चौला में अंकुरण इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। चौला में जो अंकुरण पाया जाता है वो इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। उसके बाद में हम अपने पीडीएफ पर चलते हैं तो उसमें जो चौला की फलियां होती हैं, जो फलियां होती है उसके इसके फल प्रकार की बात करें, चौला में फल प्रकार किस प्रकार का पाया जाता है? तो चौला का फल प्रकार किस प्रकार का है? पोड या फली प्रकार का। किस प्रकार का है? पोड या फली प्रकार का। फली या। उसके बाद में हम बात करते हैं चौला। अब ये हम एक बार पीपीटी में एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमें जब बोटनिकल नेम को हम बार बार बोलेंगे तो हमें ये बोटनिकल नेम जल्दी याद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं चौला का जो चौला है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो चौला को इंग्लिश में काउपी कहते हैं और इसे भी लोबिया भी कहा जाता है। और इसके उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम जो कि अभी मैंने बताया वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। जो अपने चौला की फसल है उसे वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। तो इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो चौला का बोटनिकल नेम क्या है? विग्ना एगुइकुलाटा। क्या है? विग्ना एगुइकुलाटा। एक बोटनिकल इसका एक नाम और होता है विग्ना साइनेंसिस। क्या? साइनेंसिस। विग्ना एगुइकुलाटा और विग्ना साइनेंसिस। अब हम इसके बात करते हैं इसके कुल की, इसके परिवार की। तो इसका कुल या परिवार क्या है? फेबेसी। तो आपके जो सभी दलहनी फसलें हैं उनका कुल क्या होता है? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी होता है। क्या है? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो चौला में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। इसके तो आपके चौला का उत्पत्ति स्थान है जो कि चौला का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। अब हम देखते हैं चौला का महत्व या इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चौला का महत्व या इम्पोर्टेंस, तो राजस्थान में चौला की खेती दाने व हरी सब्जी व हरे चारे के लिए की जाती है। मतलब जो चौला की खेती है वो दाने के लिए व हरी सब्जी, खाद व हरे चारे के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं चौला की खेती राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। तो राजस्थान में ये अलवर, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। जो चौला की खेती है वो अलवर, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू आदि जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं चौला की क्लाइमेट, लोबिया की क्लाइमेट या जलवायु के बारे में। तो चौला एक ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। जो चौला है जो एक ही ग्रीष्म ऋतु की फसल है, ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। जो चौला की फसल है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं चौला में सूखा व गर्मी सहनशील की क्षमता अधिक होती है। मतलब जो चौला की फसल होती है उसमें सूखा व गर्मी सहनशील की अधिक क्षमता होती है। मतलब सभी दलहनी फसलों से सूखा सहनशीलता की क्षमता इसकी चौला की अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद में देखते हैं इसके लिए 31 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। मतलब जो आपकी चौला की फसल है उसके लिए 31 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है।
उसके बाद में हम देखते हैं इसकी मृदा एवं भूमि सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन के बारे में। सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए जल निकास युक्त दोमट व हल्की दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। मतलब जो आपकी चौला की फसल है इसके लिए जल निकास युक्त मृदा व दोमट व हल्की दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। उसके बाद में ये देखते हैं वर्षा होते ही 1-2 जुताई करके पाटा चलाकर खेत को तैयार कर लेते। मतलब आपकी जो फसल अगर फसल बोनी है, चौला की फसल बोनी है, तो वर्षा होते ही 1 या 2 जुताई करके उस पे पाटा लगा देना चाहिए। पाटा लगाने से जो आपकी खेत अगर उबड़ खाबड़ है तो वो समतल हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं चौला की किस्म या वैरायटी के बारे में। जो चौला की उन्नत कौन सी उन्नत किस्में हैं उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए RS9 C152, FS 68 और RC19, JC5 और FTC 27 और RC101, JC10 ये चौला की मुख्य रूप से जो की किस्में हैं RC9 C152। अब उसके बाद में हम देखते हैं बीज दर की बात या सीड रेट की बात करें तो जो आपकी चौला या लोबिया की फसल है उसके लिए चौला की या लोबिया की फसल है उसे प्रति हेक्टेयर बीज की कितनी आवश्यकता होती है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए प्रति हेक्टेयर बीज की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। जो चौला या लोबिया या काउपी की फसल है उसके प्रति हेक्टेयर बीज दर की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर मिश्रित फसल की बात करें तो मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने मिश्रित फसलों के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और चारे वाली फसलों की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई का समय एवं विधि की बात करें, टाइम ऑफ सोइंग एंड मेथड की बात करें तो चौला की बुआई मानसून की वर्षा शुरू होने से लेकर 30 जुलाई तक की जा सकती है। मतलब जो चौला की फसल है वो मानसून की वर्षा शुरू होने से लगाकर 30 जुलाई तक इसकी बुआई की जा सकती है। इसमें बात करें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो इसके R/P की बात करें तो इसकी R/P होती है आपके 30 × 10 सेंटीमीटर। इसकी R/P कितनी होती है? 30 × 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर बात करें हम खाद एवं उर्वरक, चौला की फसल में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो इसके लिए 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, जो आपके 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसकी आवश्यकता होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम बात करें इसकी सिंचाई, चौले की फसल के लिए सिंचाई या इरिगेशन की बात करें तो वर्षा न होने पर 15 से 20 दिन के अंतर पर दो सिंचाई करें। अगर आपकी वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है, तब उस समय आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 सिंचाई करनी है। कितनी सिंचाई करनी है? 2 सिंचाई। जो कि प्रथम सिंचाई है वो कि पुष्पावस्था पर करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई है फलियां बनते समय करनी चाहिए। किस पे करनी है? फलियां बनते समय करनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें ग्रीष्मकालीन फसलों में आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अगर आप ग्रीष्मकालीन में आपकी ये फसल बो रखी है तो उसे 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद में हम आगे देखते हैं अंतराकृषि या इंटरक्रॉपिंग के बारे में। जो चौला की फसल या लोबिया की फसल है उसके इंटरक्रॉपिंग के बारे में देखते हैं तो दाने वाली फसलों में निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन बाद कर देनी चाहिए। जो चौला या लोबिया की फसल है उसमें 25 से 30 दिन बाद में निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए।
क्या कर देनी चाहिए, निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं हरे चारे वाली फसलों की निराई गुड़ाई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। अगर आप हरे चारे के लिए अगर कोई चौला की फसल बो रखी है तो उसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है। खरपतवारों का रासायनिक नियंत्रण मूंग और मोठ की तरह ही करना चाहिए। जो मूंग और मोठ की फसल में खरपतवार का नियंत्रण करते हैं उसके तरह ही करना चाहिए। जैसे फ्लूक्लोरोलिन, पेंडामेथिलिन, इमिडाक्लोपीड, ये 3 मुख्य रूप से रसायन है, इनके द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं चौला की फसल के पादप संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। पादप संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। तो चौला की फसल में मुख्य रूप से मोइला का प्रकोप होने पर मेलाथियान 50 सीसी 1 लीटर या फास्कोमिडोन 250 मिलीलीटर 1 लीटर डाइमेथोएट 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं शुष्क मूल विलगन रोग। जो शुष्क मूल विलगन रोग होता है, इस रोग में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके रोकथाम के लिए वेक्टोजिन जो कि 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, वेक्टोजिन जो कि 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट रोग होता है वो क्या होता है, छाछिया रोग या चून फफूंद रोग होता है। इसमें पत्तियों पर सफेद चून के धब्बे दिखाई देते हैं। जो आपकी चौला या लोबिया के पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें पत्तियों पर सफेद चून लिए हुए धब्बे दिखाई देते हैं। इसके रोग के निवारण हेतु 25 किलोग्राम घुलनशील गंधक या केरेथान 1 लीटर घोल में छिड़काव करके इस रोग के लक्षण दिखाई दे तो उस समय इसका छिड़काव करना चाहिए। किसका, 25 किलोग्राम गंधक का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं चौला या लोबिया की फसल के लिए कटाई एवं बढ़ाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के बारे में देखते हैं। तो चौला की कटाई एवं बढ़ाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। तो चौला की फसल में किस्म अनुसार 70 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर आप किस्मों के अनुसार देखें तो जो चौला की फसल या लोबिया की फसल है वो 70 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कितने दिन में, 70 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फलियों को जड़ाकर गिरने से रोकने वाली हानि को रोकने के लिए फलियों को पूरी तरह से पकने पर जड़ने से पूर्व अर्थात 70 से 80% फलियां पकने पर हंसिया या दातली के द्वारा काट लेनी चाहिए। अगर आपकी फसल में जो फलियां हैं वो ज्यादा झड़ती है या चटकती है तो उसके लिए आपको 70 से 80% फलियां अगर पक जाए तो उस समय हंसिया या दातली के द्वारा इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद में बात करें तो 8 से 10 दिन बाद खलियान में सुखाकर डंडे पीटकर या थ्रेशर के द्वारा इन दानों को अलग कर लेना चाहिए। मतलब जो आपकी फसल है वो 8 से 10 दिन में सूखकर तैयार हो जाती है तो उसे डंडे या थ्रेशर के द्वारा इनसे दाने में भूसे को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं चौला की उपज के बारे में। चौला की फसल की उपज, प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है। तो वर्षाकालीन फसलों में 5 से 8 वर्षाकालीन क्षेत्रों में 5 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। खरीफ की फसल में 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है और 100 से 150 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है। अगर हम हरा चारे के लिए इस फसल का बुआई करें तो 100 से 150 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है। तो आज हमने चौला की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी। तो आज हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि चौला की फसल का बॉटनिकल नेम क्या है। तो चौला को मुख्य रूप से किन किन नामों से जाना जाता है ये देख लेते हैं। तो इसे लोबिया या काउपी भी कहते हैं या वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम विग्ना एगुकुलाटा है और विग्ना साइनेंसिस है। और इसके कुल की बात करें तो चौला का कुल है जो कि फेबेसिया लेग्यूमिनेसी है। दलहनी सभी फसलों का कुल जो कि फेबेसिया लेग्यूमिनेसी होता है। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो लोबिया का उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका है।
और इसमें प्रोटीन की बात करें तो इसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 23% प्रोटीन पाई जाती है। लोबिया में परागण की बात करें तो 100 परागण पाया जाता है और इसे वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। इसमें पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें पुष्पक्रम रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है और इसके अंकुरन की बात करें तो इसमें अंकुरन इपिजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने लोबिया या काउपी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी है। तो मुझे आशा है कि आपको मैंने जो भी आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथी।